नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो। आप सभी का धन्यवाद मैं करता हूं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और साथ ही साथ मेरे इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बिल्कुल अनोखा और नया वीडियो जिसके अंदर हम टॉपिक रख रहे हैं डिजीज एंड डोजेस। दोस्तों, आप सबको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो विषय होता है वो है डिजीज एंड डोज का। दोस्तों, इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो बीमारी होती है उसको सारे सिस्टम्स कैसे लेते हैं और उसकी क्या डोज हो सकती है, तभी मरीज को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो सिस्टम की रिसर्च है, वो किस बीमारी पर, किस डोज़ पर और कैसे देने पर वो एक डाटा बन सकता है। दोस्तों, कइयों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि जो डोज़ एंड डोजेज़ में दोनों अंतर होता है। अक्सर कई लोग और कई प्रैक्टिशनर डोज़ और डोजेज़ को एक मान लेते हैं, पर ये अलग-अलग होता है। एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि डिज़ीज़ेज़ के बारे में, बीमारी क्या है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, हेल्थ एंड डिज़ीज़, वो आप मेरे चैनल में पहले आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है, वो ये है कि हमारी कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ हैं, जो कि हम ठीक कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसकी डोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिज़ीज़, डोज़ एंड डोजेज़। तो सबसे पहले जो एक्यूट डिज़ीज़, क्रोनिक डिज़ीज़ और उसके साथ-साथ आता है ट्रीटेबल डिज़ीज़ेज़ एंड फिर क्यूरेबल, और साथ ही में हम समझेंगे कि डोज़, फिर उसके बाद डोजेज़। हमने जैसे कि बताया कि इस कंट्री के अंदर हम लोगों को डायग्नोज़ करने की अनुमति नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायग्नोज़ नहीं कर सकते। डायग्नोज़ हम अपनी सिस्टम के अनुसार कर सकते हैं। जैसा कि ये एक लिस्ट हमें दी जाती है यहाँ पर कि आप कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर आप कभी भी प्योर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे या उसको ठीक करने के लिए आप किसी भी तरह का कोई क्लेम करेंगे। वो हमें ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जो कि हमारे देशों में वो नहीं दी जाती नेचुरल सिस्टम वालों को। और यहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि वहाँ पर भी एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जिसके अंदर ये रिसर्च आनी चाहिए कि कौन-सी बीमारियाँ नेचुरल जो मेडिसिन्स हैं वो ठीक कर सकती हैं, कौन-सी नहीं। जिस तरह से एक एलोपैथी जो साइंस है वो कहती है कि हम लोग कैसे वो कुछ बीमारियों को ठीक कर पाते हैं या ज़्यादातर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाते, या कैसे हमारी दवाइयाँ कौन-सी चीज़ों पर साइड इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह का एक डाटा अगर हमारे देशों में भी हो तो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक्यूट जो बीमारी होती है वो और क्रोनिक जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या अंतर है। एक्यूट के जो सडन और थोड़ी ही समय के लिए आए, शॉर्ट पीरियड टाइम्स के लिए वो आए, या सीवियर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि जो एकदम अचानक आ जाए और कैसे वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। जैसे आपको आपने समझना अगर इसको हो कि फॉर एग्जांपल अगर हम कॉमन कोल्ड, फ्लू और कोई भी आज की जो पैंडेमिक है उसी को भी ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसा सिम्टम्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट अटैक अचानक आ जाए, या कोई और सडन पेन या एक्सीडेंटल कुछ हो जाए तो उसको एक्यूट पे रखा जाता है। क्रॉनिक का मतलब सिंपल होता है कि लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो धीरे-धीरे बॉडी के अंदर आती हैं, स्लोली-स्लोली वो एक धारण करती हैं बीमारी को, और उसके जो सिम्पटम्स होते हैं बहुत देर में जाके पता चलते हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटिक हो गई, आर्थराइटिस हो गया,
कैंसर भी आप इसके अंदर ले सकते हैं कि किस तरह से वो जो क्रॉनिक और एक्यूट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो डिजीज के अंदर, और ये सब एक जो मॉडर्न मेडिसिन है, मेन स्ट्रीम की मेडिसिन है, वो गाइडलाइन देती है। और उसके बाद ये नेचुरल सिस्टम्स में भी एक्यूट और क्रॉनिक का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरे बिंदु पे हम जानेंगे कि जो ट्रीटेबल और क्यूरेबल, ये हमने जो शब्द लिखा था, ट्रीटेबल का मतलब होता है कि आप किसी बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं या उसको टाइम बीइंग के लिए शॉर्ट टाइम पर उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका शॉर्ट टाइम के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या उसको प्रिवेंटिव भी कह सकते हैं कि उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। और दोस्तों यही एक ऐसा बिंदु है जो मुझे बहुत पसंद आता है, और वो भी अगेन जो एक मेन स्ट्रीम है मॉडर्न मेडिसिन, उसने एक गाइडलाइन बनाई हुई है और ये पूरे देशों में लागू होनी चाहिए कि कौन सी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत क्लियर होते हैं, वो अपनी साइंस के ऊपर, अपने मेडिकल सिस्टम के अंदर बहुत क्लियर होते हैं कि वो बताते हैं कि कौन सी चीज सिर्फ वो कंट्रोल कर रहे हैं। मैक्सिमम उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं पर कंट्रोल ही हो रही है, और कितनी ही कम बीमारियां हैं जो वो क्योर हो रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है मॉडर्न मेडिसिन में और जो नेचुरल मेडिसिन के अंदर। तो जो क्योरेबल है, क्योरेबल का मतलब होता है कि वो परमानेंट ठीक हो गई है और वो हमेशा के लिए क्योर हो गई है, और उसके बाद वो डिजीज वापिस नहीं आएगी, कम बैक नहीं होगी। जहां एक्यूट में एक चीज होता है कि इट कैन कम बैक। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है डिजीज के ऊपर कि ट्रीटेबल कौन सी डिजीज है, क्योरेबल कौन सी डिजीज है। और नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को ये चीज बहुत जरूरी पड़नी है। ये कोई साइंस, हमारी साइंस वैज्ञानिक साइंस के लिए नहीं है, नेचुरल सिस्टम में जितने भी सिस्टम आते हैं उनके लिए ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है कि क्या ट्रीट हो सकता है और क्या क्योर हो सकता है। और उन दोनों के हिसाब से अगर पेशेंट को वो क्लियरली बताएं जैसा कि मॉडर्न मेडिसिन बताती है, तो बहुत हद तक कई जो भ्रांतियां, कई जो मिथ होते हैं वो दूर हो सकते हैं प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो एक ये पॉइंट आता है। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं डोज और डोजेस की। दोस्तों इसके अंदर कईयों को, जैसा मैंने पहले बताया है कि डोज और डोजेस में कई लोग एक ही चीज समझ लेते हैं। एक्चुअली में डोज का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन की उसकी जो क्वांटिटी है, या उसकी जो मेडिकेशन जो है उसकी जो मात्रा कितनी है। डोजेस का मतलब होता है कि आप वो कैसे लेनी है, हाउ टू टेक, उसको कितनी बार लेना है। जो वो क्वांटिटी है वो ही डोज बनाती है कि आपको उसको डेली या वीकली कैसे लेना है और कब तक लेना है। दोनों में जो अंतर होता है वो मेन ये है कि डोज उसकी जो एज है ना, चाइल्ड के लिए उसको 2 टाइम्स लेना है, उसको 3 टाइम्स लेना है, या उसको 4 टाइम्स लेना है, या उसको रोज लेना है या वीकली लेना है। उसके बाद वो चिल्ड्रन के लिए अलग डोज होगी और एडल्ट्स के लिए वो एक अलग डोज होगी अकॉर्डिंग टू दैट। सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी कि मॉडर्न मेडिसिन है, हर्बलिज्म एंड आयुर्वेदा ये फॉलो करती है, लेकिन होम्योपैथी एंड स्पेशल सिस्टम ये फॉलो नहीं करता। इस पैटर्न के अंदर आपको हर्बलिज्म फॉलो करता मिलेगा। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन है और जो नेचुरल सिस्टम है, आयुर्वेदा हो गई और उसके बाद होम्योपैथी और उसके बाद सर्जरी, ये जो सिस्टम है वो डिजीज को कैसे लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो डिजीज होती है वो सिम्टम्स पर आधारित होती है, वो एक्यूट लेवल पर जाएगी या क्रॉनिक लेवल पर जाएगी, और क्या चीजें ट्रीट हो सकती हैं, क्या चीजें क्योरेबल है, उसका एक डाटा है। और उसके बाद वो डोजेज है, उसके बाद वो एक डोजेज कैसे बच्चों को दी जाती है। दोस्तों ये हमारा विषय नहीं है और हमने सिर्फ गाइडलाइन के लिए आपको बताया। अब अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, हर्बलिज्म की बात करें, तो ये 2.0 यानी कि कॉपी होती हुई जा रही है। जो पुरानी आयुर्वेदा थी वो कहीं ना कहीं लोप हो गई है। अब इसका जो मेन जो सिम्टम्स हैं उसी को देख के मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एक डिजीज को सीधा सीधा सिम्टम्स के हिसाब पर, उसकी बीमारी के हिसाब से दवाई देते हैं। हालांकि जो प्रैक्टिशनर होता है वो ये है कि
आपका जो पल्स डायग्नोज है वो क्या है, आपका जो बॉडी टाइप है वो क्या है, और आपका जो डिजीज है उसके क्या सिम्टम है। ये एक बहुत डीप साइंस है और रहेगी, और इसी से पूरे जितने भी सिस्टम्स निकले हैं वो हमारी आयुर्वेदा से निकले हैं, ये सत्य है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि सारे प्रैक्टिशनर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मेरा दावा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर्स हैं किसी भी सिस्टम का जो रूट होता है उसको छोड़कर वो फॉलो करने लग जाता है मॉडर्न मेडिसिन को। आज भी अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे कि आपको पता लगेगा कि डिजीज वाइज ही सोशल मीडिया पर आपको बताया जा रहा है कि आप ये हर्ब खा लो, ये ठीक कर देगी, ये ठीक कर देगी, और यहाँ तक कि आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक ही नहीं हो सकती उसको भी आप कह रहे हो कि ठीक कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है अवेयरनेस का। तो प्रैक्टिशनर के लिए भी अवेयर होना बहुत जरूरी है, और उसको गाइड करना चाहिए अपने मरीजों को कि क्या हो सकता है, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी होना चाहिए। पर हमारा विषय ये है कि डिजीज को डायग्नोज करने का एक सिस्टम होता है जो कि हर साइंस के अंदर होता है। अगर आप देखेंगे कि आयुर्वेदा है वो बात पित्त कफ बताती है, लेकिन आज कौन बताता है? आज आप कौन सा, बहुत कम वैद्य जो होंगे वो बता रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे तो आप उसके पास गए और जाने के बाद आपने उसको अपनी बीमारी बताई, या उसने आपकी बीमारी को बता के बताया, लेकिन उसका जो असली जो मकसद होना चाहिए वो पल्स होना चाहिए। वैद्य देख के बता देते थे कि आपकी बीमारी क्या है, और यहाँ तक कि जितने भी जो डायग्नोज हुए हैं या आज के जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक नर्स वैद्य बता देता था कि हजारों साल पहले, और आज तक भी ऐसे कई वैद्य हैं हमारे देश में जो बता देते हैं कि आपको क्या बीमारी है, कोई उसके लिए आपको चेकअप कराने की जरूरत, वो असली प्रैक्टिशनर होता है। दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जाकर अपने आप को एक सरेंडर कर दिया प्रैक्टिशनर के बाद, और प्रैक्टिशनर इतना नॉलेजेबल होता है, इतना वैद्य इतने नॉलेजेबल होते थे कि वो बताते थे, लेकिन आज दोस्तों उसको नहीं मिलता। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो वो भी सिम्टम्स पर जाकर एक दवाई बनाते हैं, लेकिन उनका भी अगर आप डायग्नोज देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि उनके भी माइजम थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशनल उसको कहते हैं, जैसे कि सोरा, सिफिलिस, साइको। पर दोस्तों आज कौन आपको करता मिलेगा? कौन होम्योपैथ है जो ये बताता मिलेगा? फिर उसके बाद क्लासिकल होम्योपैथिक जो है वो एक्चुअली में क्या था कि सिंगल प्लांट, आपको सिंगल प्लांट चूज करना है, और फिर उसका एक टाइम पीरियड होता था कि आपको वो सिंगल प्लांट देना चाहता था। और होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं हनीमैन, उन्होंने खुद ये प्रिंसिपल रखा था कि एक डोज होगी वो स्मॉल होगी और एक प्लांट होगा और उसको देना पड़ेगा। पर आज अगर आप देखोगे कौन सा प्रैक्टिशनर इसको फॉलो करता है? कोई भी प्रैक्टिशनर आपको फॉलो करता नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे। उसका कारण ये है कि फिर वही जो एलोपैथिक सिस्टम जो घर घर पहुंच गया है, जो एक ट्रेंड बन गया है कि आप गए, आपने सिम्टम बताए और उसके हिसाब से पहले से ही दवाई बनी हुई है। दोस्तों अब इसके अंदर जो एक कितने प्रकार की रेपर्टरी है, एक बीमारी के लिए 10-10 दवाइयां आ जाती हैं, और फिर उसकी डोज तो आप रहने दीजिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा है। दोस्तों इसको अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारा स्पजरिक सिस्टम। अब स्पजरिक सिस्टम की जो खासियत ये है कि ये दोस्तों ऑल इन वन सिस्टम है, और ये आने वाले सालों में और अभी एक फास्ट ग्रोइंग सिस्टम क्यों बन रहा है उसकी दोस्तों एक आपको मैं बताता हूं कि जो स्पजरिक सिस्टम है वो नेचर्स लॉ पे बना हुआ है। आप उसके लिए मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज है डिजीज, अब डिजीज को वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे कि आज जो जर्नल हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिम्टम बताए, आपको डायग्नोज बताया और आपको मिक्स करके कई मेडिसिन दे दी। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आपके पास हैरानी होगी कि इसके भी टेम्परामेंट्स हैं, इसके भी एक मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑर्गन बेस्ड है और सिस्टम बेस्ड है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि जो टेम्परामेंट्स हैं वो हैं लिम्फेटिक,
जिसका मतलब होता है कि जितना भी इम्यूनिटी है, जितने भी हमारे जो लिम्फ सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर इम्प्योरिटी आती है तो वो लिम्फेटिक एक टेम्परामेंट बन जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है सैंग्यून, जिसको हम ब्लड कहते हैं। और सैंग्यून टेम्परामेंट का मतलब होता है कि ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, और जो लिम्फेटिक होता है नॉन ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। और फिर तीसरा जो इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो आता है वो है दिमाग, जिसको हम कहते हैं कि आज स्ट्रेस हो गई है, बहुत ज्यादा दिमाग इन्वॉल्व हो गया है। पहले पेट सारी बीमारियों का कारण होता था, आज दिमाग सारी बीमारियों का कारण है। दोस्तों कितना एडवांस है। और उसके बाद जो आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है कि एनी टू। सो फिर उसके बाद डोज आ जाएगी। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कि स्पजरिक का जो सिस्टम है वो मैटी जी कितने एडवांस थे, और उनके जो फॉलोवर क्रॉस ने कितना एडवांस सिस्टम बनाया था कि ये बिल्कुल पैरेलल, अगर आप देखोगे दूसरे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर जो नॉलेजेबल होगा, जो बहुत ज्यादा स्टडी करता होगा, जो रिसर्च की नॉलेज रखता होगा, उसको समझ आएगा कि ये सिस्टम से बिल्कुल अलग है। और साथ ही साथ दोस्तों इस सारे का ये मिक्स्ड है, यानी कि इन सबके जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि इसके टेम्परामेंट्स क्या हैं। अगर आयुर्वेदा हर्बलिज्म की बात की जाए तो हमें बताया जाता है कि जो डाइजेशन है, डाइट है, उसका क्या महत्व है, वो रस और रक्त में आ गया। और जो डोज है, जो सिम्टम्स हैं, और जो डायलूशन पद्धति है, वो कहीं ना कहीं डायलूशन पद्धति जो है वो होम्योपैथिक से आ रही है। तो दोस्तों ये ऑल इन वन एक सिस्टम बन गया, लेकिन सेम टाइम पर ये अलग भी है। तो दोस्तों कितना ये सिस्टम एडवांस होगा, और आज की नेसेसिटी है, आज की जो जरूरत है कि इस सिस्टम को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ही एक ऐसा सिस्टम है जो नेचर की बात करता है, यही एक ऐसा सिस्टम है जो मॉडर्न मेडिसिन की बात करता है। और कैसे ये सारे जो सिस्टम्स की ग्लिम्स है उसके अंदर मिलता है, तभी मैं कहता हूँ कि ये ऑल इन वन सिस्टम है। दोस्तों आइए बात करते हैं डोज एंड डोजेस पर। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिजीज, तो उसके साथ हम जोड़ देते हैं डोज एंड डोजेस। दोस्तों अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हमने समझाया था आपको, जो पहले के बिंदुस गए उसके अंदर हमने बताया था आपको कि किस तरह से एक मॉडर्न मेडिसिन लेती है, और उसके बाद कैसे नेचुरल सिस्टम के अंदर आयुर्वेदा उसको लेती है, उसके बाद होम्योपैथिक उसके अंदर करती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्पजरिक कैसे उसको समझता है। और जब भी मैं स्पजरिक की बात करूं तो मैटी सिस्टम से रिलेटेड है, क्रॉस सिस्टम से रिलेटेड है। इसका सिंगल स्पजरिक का जो मेथड है वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो डोज है वो एक सर्टेन अमाउंट है। कोई भी ड्रग इन्होंने जो बनाई, वो उसका जो रिसर्च है एविडेंस बेस्ड बन के आया है कि आपको एमजी में खानी है या एमएल में खानी है। तो दोस्तों ये एक अलग बात आ गई। अब आयुर्वेदा की डोज की बात कर लेते हैं कि वो जनरली आपको एमजी बोलते हैं। कि आजकल जो कैप्सूल बन गए हैं, टैबलेट बन गई है, उसके ऊपर लिखा होगा आपको कि ये 775 एमजी के बराबर है। दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है हर्बलिज्म? सो इसलिए हर्बलिज्म है एक्चुअली में आपकी जो वे ऑफ लाइफ, नॉलेज, आपको नेचर ने क्या प्रदान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई एनिमल यूज नहीं करते दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सिस्टम भी कॉपी में वहां आ रहा है, लेकिन ये इतना डीप साइंस है कि इसके अंदर भी एमजी आने लग गए, एमएल आने लग गए। अगर आप पहले देखोगे तो काढ़े होते थे, रसायन पत्ती देखोगे तो सिरप होते थे, टॉनिक्स होते थे, और वो एमएल में काम करते थे। 1 चम्मच देना है, 2 चम्मच देने हैं, कितने देने हैं, और वो एक सर्टेन भस्म होती थी और पाउडर होता था कि उसको ग्राम में देना है, और मात्रा इतनी सूक्ष्म होती थी कि वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देती थी। तो डायनेमिक सिस्टम में आ सकता है दोस्तों, और कितना ही ये परफेक्ट सिस्टम है जो वो कहीं ना कहीं लोप हो गया। अब करते हैं बात होम्योपैथी की। दोस्तों आप इसमें मेरे सारे वीडियो देखिए, एक डोज है ही नहीं इसके अंदर दोस्तों। 1x से लेके हम लोग इसके अंदर 10m पे जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों। पर सबसे बड़ी बात जो है वो है पोटेंसीज की, और उसके अंदर है डायलूशंस की।
डायलूशंस को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, वो स्पजरिक का पार्ट है। पोटेंसीज को सारे होम्योपैथ यूज करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आता है एक्यूट लेवल पर होगा तो आपको ज्यादा देना है, यानी कि अगर आपको 6x देना है तो आपको वो 3-4 टाइम्स एक्यूट लेवल पर देना है। क्रॉनिक पेशेंट है तो उसको आपको यहाँ पर 2 टाइम ही देना है। और अगर और ज्यादा आपने 10m यूज कर रखा है तो उसको बहुत लेस देना है और वेट करना है आपको। एक डोज देने के बाद वेट करना है। और इसके अंदर दोस्तों कंफ्यूजन आ जाएगी, वो एनर्जेटिक लेवल पर होम्योपैथ क्या कर रहे हैं वो एक अलग तरीके पर चला जाता है दोस्तों। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक बार फिर से एक समझते हैं कि ये सिस्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बेस पर डोज बनती है। अब हम बात करते हैं कि स्पजरिक सिस्टम की डोजेस क्या है, डोज क्या है। हमारा मेन मकसद है अपना स्पजरिक सिस्टम। स्पजरिक जो थेरेपी है, ये सिस्टम है, उसके अंदर अगर आप डोजेस की बात करें, हमने बात की कि वो कौन से जो टेम्परामेंट्स होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं मैटी से लेके डॉक्टर सत्यपाल, क्रॉस ने सबको एक चीज को फॉलो किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को अपडेट करना, नेचुरल सिस्टम के अंदर लेके आना, ये बहुत अप टू डेट का मतलब ये होता है कि आज जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, आज जो अदर सिस्टम चल रहे हैं वो कैसे एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि मॉडर्न मेडिसिन की जो डोज है और डोजेज है, जो नेचुरल मेडिसिन है स्पजरिक के अलावा, जो आयुर्वेदा हैं या होम्योपैथ हैं, उनकी अगर आप डोज देखोगे एक डायरेक्शन में चल रही है। अगर उन्होंने बोला है कि हमारी जो डोज है वो इसी डायरेक्शन में चलेगी 1x से लेके 10m, और अगर mg है तो वो इस इतनी खानी है, या ml है, या वो बच्चों को कितना देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्यों लकीर के फकीर बने हुए हैं, क्यों 100 साल के बाद इस सिस्टम का इतना एडवांसमेंट हुआ? क्योंकि सबने अपने अपने ही डोज बना रखे हैं, अपने अपने ही जो इन्वेंशन कर रखी है दोस्तों, कहीं ना कहीं जाके वो कॉम्प्लेक्स कर देगी, आने वाले जनरेशन को कंफ्यूज कर देगी। यहाँ तक कि जो पैनल्स हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसको तो बिल्कुल ही कंफ्यूज करके रख देगी, और यहाँ तक कि वो शायद इसको अनसाइंटिफिक कर दें। उसका कारण ये है कि दोस्तों सिंपल तौर पर अगर हम मैटी के हिसाब से चलें तो दोस्तों डोज एक अमाउंट जो उन्होंने हमें बताई थी कि वो एक स्पजरिक एसेंस जो हमने निकाला, स्पजरिक एसेंस निकाला, उसको अगर हम लोग D4 पर समझते हैं कि अब ये टॉपिक डिफरेंट है। यहां पर हम समझते हैं कि स्टार्ट जो देने की जो प्रक्रिया है पेशेंट को, वो D4 से स्टार्ट होती है। अब दोस्तों अगर आप इतिहास के अंदर जितने भी बुक्स हैं और जितनी भी स्टडी हैं, आप पता कर लीजिए, जो मैटी से लेकर उनके फॉलोवर तक ने D4 को ही फॉलो किया। एक डोज आ गई, वन अमाउंट आ गई, डोज आ गई। डोजेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, डोज की बात कर रहे हैं कि D4 से स्टार्ट होगा और फिर वो पुराना जो एरा था उसके अंदर फर्स्ट गिलास आ गया, सेकंड गिलास आ गया एंड थर्ड गिलास आ गया। तो दोस्तों जो डोज थी वो पहले में गई, फिर दूसरे में गई। यहां भी अगर आप देखो तो दोस्तों सिर्फ 3 नहीं, यहां पर भी जो देने का तरीका है, वो जो उसको फॉलो करने का तरीका है वो अलग है। देने का तरीका मतलब अलग हो गया, लेकिन जो अमाउंट है वो इसके अंदर डाली जा रही है। अगर आप मुझे कोई ऐसी बुक दिखा दो जिसके अंदर D5 लिखा हो, D6 लिखा हो, D7 लिखा हो, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अपने उसकी रिसर्च नहीं कह सकते। आपने कोई डाटा बनाना है, आपने सिर दर्द का एक डाटा बनाना है और आपको पता है कि ये हब ठीक करती है, या कोई सेक्टर के अंदर आपको वो परसेंटेज निकालनी है और उसको 10 लोगों को दिया और 10 में से सिर्फ 2 लोग ठीक हुए और 8 नहीं ठीक हुए, तो क्या ये डाटा बनेगा? अगर वो बनेगा तो ये कहा जाएगा कि मैक्सिमम नहीं ठीक हुए। अगर वही 5-5 की रेशो में 5 ठीक हो गए, 5 हो गए, तो कुछ उसकी वर्थ हुई। अगर वही 8 ठीक हुए, 2 नहीं ठीक हुए, ये चल जाएगा, ये साइंटिफिक रिसर्च आएगी। मैक्सिमम क्या होता है वो देखना होता है ज्यादातर।
तो परसेंटेज का मतलब है ज्यादातर जो साइंटिफिक एविडेंस होता है वो ज्यादातर पे आता है। तो आप मुझे बताओ कि D4 के सिवा कहां पर है? डायल्यूशंस कितने बना दिए वो अलग बात है, लेकिन आप मुझे बताओ कि सर्जरी थेरेपी के अंदर D4 एक डोज होती थी। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि अब उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बीमारी, हमारा टॉपिक ये है। अब टॉपिक के बाद डोज आएगी, फिर डोजेस समझेंगे। तो अब अगर हम इसको बीमारी को समझेंगे तो दोस्तों आपके सामने हैरानी होगी कि मैटी सिस्टम और फिर क्रॉस और फिर डॉक्टर सत्यपौल, ये हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी रिसर्च में आया है कि मैटी जी ने जो डिजीज के ऊपर दो तरह के ऑप्शंस दिए हैं। एक तो उन्होंने सीधा सीधा टेम्परामेंट को जोड़ दिया और लिम्फेटिक और सैंग्यून। अब दोस्तों वो जो उनका था डिजीज का मतलब ये था कि आपका जो डाइजेशन है वो आ गया पहला पॉइंट, वो ही आपका रस और रक्त बनाता है, लिम्फ, और वो ब्लड बनाता है। दोस्तों यहां पर बात आ गई। अब उन्होंने जो डोज थी वो सेट कर दी कि आपको ये गिलास फॉलो करने हैं। अब डिजीज भी इसमें आ गई कि उन्होंने सेपरेट कर दिया कि आपके जो खाने की परंपरा होगी उससे जो बीमारियां होगी, न्यूट्रिशन होगा, उसको न्यूट्रिशन रख देते हैं। और यहाँ पर जो दो सिस्टम चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर में, लिम्फेटिक एंड ब्लड सर्कुलेशन, दोस्तों आज की मॉडर्न साइंस इसको फॉलो कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1860 पे जाएंगे तो मॉडर्न मेडिसिन भी इतनी एडवांस नहीं थी जितना एडवांस मेडिसिन सिस्टम था। कोई भी साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। यहां तक कि आने वाले टाइम पर मुझे ये लगता है और मैं ये समझता हूं कि मेरी रिसर्च के अंदर ये आया है कि मैटी ने काफी मेडिकल सिस्टम का एरा बदल दिया। उसके बाद क्रॉस ने उसको और ज्यादा आगे साइंटिफिक बनाया। पर उस जमाने की जो कुछ रिसर्च हैं वो उसके ऊपर मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। ऐसी कुछ हमने रिसर्च की है जिसके अंदर मैटी ने मेडिकल सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेके आए। वो इनडायरेक्टली आई, उनको तवज्जो नहीं दी गई या उनका नाम नहीं लिया गया, वो एक अलग कहानी है। वो आज भी होता है। अच्छी चीज को कभी भी कोई पॉपुलर नहीं करना चाहता। और उसका मकसद है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो गलत कर रहे हैं, उनका फिर काम रुकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये अब वो, अगर आप आज का डाटा पढ़ेंगे तो लिम्फेटिक डिजीज अलग है, ब्लड डिजीज अलग है और स्टमक डिजीज अलग है। आप उसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो ये दो जो बीमारियां थी उनकी, जो उन्होंने रिसर्च की थी बीमारियों पर, उसका एक चार्ट है पुरानी किताबों में। वो फर्स्ट क्लास से ठीक कर देते थे, फिर सेकंड क्लास से ठीक कर देते थे, फिर थर्ड क्लास से ठीक कर देते थे। वो एक एरा चला और कुछ टाइम तक वो चला। हर सिस्टम अपडेट चाहिए, फॉलोवर चाहिए। सिस्टम था वो पॉपुलर हुआ था इलेक्ट्रिसिटीज की वजह से। वो जो फ्लूइड उन्होंने बनाए थे 5, जो जिनका बहुत डीप मीनिंग है, और वो किस तरह से वो लॉ पोलैरिटी पे काम करते थे, किस तरह से वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे वो काम करते थे, वो एक इतिहास बना। और आज भी वो किसी भी मेडिकल सिस्टम के अंदर आज तक ऐसी दवाई नहीं है बनी जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि आपको एक लगाने के साथ या प्लांट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग दे, या उसको एक एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है जो को मॉडर्न मेडिसिन के और सारे सिस्टम्स के प्रैक्टिशनर और एक्सपर्ट्स को मैं इनवाइट करता हूं कि वो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर इन्वेंशन की जा सकती है, बहुत बड़ा रिसर्च की जा सकती है। पर दोस्तों उसके साथ ही अब यहाँ पर जो गुरु होता है वो गुरु होता है, और जो इन्वेंटर होता है, या आप देख लीजिए मोबाइल फोन देख लीजिए, या आज जो व्हीकल्स देख लीजिए, एरोप्लेन्स देख लीजिए, वो एक सर्टन लिमिट के अंदर एक गाइडलाइन थी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आइंस्टाइन जो जिन्होंने एक एनर्जी को एक बहुत बड़ा रूप दिया, वो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स जो थी उसके वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे और उसको इनकम्प्लीट मानते थे, और यहाँ तक कि वो डिसएग्री करते थे। लेकिन अगर आप बाद में जो आज जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जो नोबेल प्राइज दिया गया, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइंस्टाइन की जो इन्वेंशन थी वो गलत थी।
वो उनके लेवल पर थी, पर उनके पास एक ऐसा वक़्त था जो वो अपने ही काम कर रहे थे, तो उनके साथ उनके पास वक़्त नहीं मिला। तो हो सकता है कि वो अगर क्वांटम फिज़िक्स पर काम करते तो वो भी ये इन्वेंशन कर देते। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार बताया कि जो आत्माएँ होती हैं वो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो ईश्वर उनको भेजता है समय-समय पर। जो सत्य विद्या होती है, उनका जो कहीं न कहीं कनेक्शन ईश्वरीय होता है, और जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं, उनका कहीं न कहीं ईश्वर से लेना-देना होता है, वो एक स्पिरिचुअलिज़्म ज्ञान की बात है। लेकिन अगर आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैटी के बाद क्रॉस ने किस तरीके से इसको एक्सपेंड किया, किस तरह से समझा। हमने मैटी जी की बात की, अब क्रॉस की बात करते हैं, क्यों ये सिस्टम साइंटिफिक लेवल पर चला गया। अगर आप देखें कि जो मैटी जी ने जो फ़िलॉसफ़ी दी थी और जो प्रिंसिपल्स दिए थे, उसको बखूबी से क्रॉस जी ने उसको फ़ॉलो किया। अब दोस्तों क्रॉस जब आए तो उन्होंने इस सिस्टम को साइंटिफिक क्यों किया, वो आपको मैं बता देता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है डिज़ीज़ एंड डोज़, और उसके बाद आएगा डोज़ेज़। अब इसके अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिज़ीज़ को उन्होंने भी वैसे ही लिया, लिम्फ, ब्लड, और दोस्तों एक और बात जोड़ दी, नर्वस सिस्टम। अब आप देखिए कि नर्वस सिस्टम टेम्परामेंट जुड़ते ही कितने एडवांस होंगे वो, कि नर्वस टेम्परामेंट जुड़ते ही आज जो बीमारियां हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही। आज छोटा सा जो पेन होता है वो भी आपके स्ट्रेस उसको बढ़ाता है, बड़ी बीमारियां भी स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके बगैर मैट्री सिस्टम या इसके बगैर हमारा जो सिस्टम अधूरा है, तो कहीं ना कहीं हमको लेना पड़ेगा। तो अब क्या आया कि अब उन्होंने फिर भी मिक्स्ड कहा, तो अब लिम्फेटिक भी है, ब्लड भी है, नर्वस सिस्टम भी हो गया। अब डोज उन्होंने भी D4 से स्टार्ट किया, उन्होंने भी D4 बोला। अब देख लीजिए D4 के बाद उन्होंने इसको थोड़ा सा डायलूशन जो पद्धति थी उसको थोड़ा सा और आगे किया, यहाँ तक कि क्रॉस ने होम्योपैथी की तरह एक बार ट्राई की बीच में कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर, कुछ हमारे देश के और कई जो उस समय उनके पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा था उसके हिसाब से उन्होंने कुछ किया, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया, उसको मना कर दिया, क्योंकि साइंटिफिक वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो साइंटिफिक है। तो उन्होंने क्या रखा, D4 देने का तरीका उन्होंने वही रखा जो मैटी जी का था। इन्होंने क्या किया कि सीधा जो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो और पानी में भी दे सकते हो, वाटर में भी दे सकते हो। तो इन्होंने दोनों डोज को वही रखा, डोजेज जो थी उसका उन्होंने तरीका तकरीबन सेम रखा। अब आप देख लीजिए कि अब बीमारी को भी इन्होंने आके आगे आके नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया। अगर आप इनकी बीमारियों को समझेंगे तो लिम्फेटिक बीमारियां और सर्कुलेटरी बीमारियां और नर्वस बीमारियां जो थी उनको उन्होंने दो भागों में बांट दिया कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव बीमारियां होती हैं, उनको नेगेटिव डिजीज कह दिया, है ना, उसको नेगेटिव डिजीज कह दिया, और कुछ बीमारियों को पॉजिटिव कह दिया। कहने का मतलब था कि जो लेस थी या हाइपो थी उनको उन्होंने नेगेटिव कहा, और जो पॉजिटिव थी, हाइपर थी, उनको उन्होंने पॉजिटिव कहा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो सेम थ्योरी, सेम प्रिंसिपल, सेम फिलोसफी आ रही है अब इसके अंदर। लेकिन उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा कि वो लिम्फेटिक के अंदर आएंगी और उसको पूरा नॉलेज दी, और कैसे वो एक सेंग्यून में आएंगी, कैसे वो नर्वस सिस्टम में आएंगी। अगर आज इसको कंपेयर करें मॉडर्न डाटा से या हम दूसरी साइंसों से इसको करें तो आपको उसके अंदर बड़ी ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये सिस्टम अनसाइंटिफिक है, ये जरूर मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक हो सकता है। अब जो डॉक्टर सत्यपाल आए, जो मेरे गुरु भी रहे, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा रुख ही बदल दिया मेरे जीवन का, वो उन्होंने आकर इस सिस्टम के अंदर इतनी रिसर्च की कि उन्होंने हर चीज को मैटी से लेकर क्रॉस तक उन्होंने इस चीज को परखा, और यहाँ तक कि आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने हनीमैन को और उन्होंने जिम्पल को, उनकी भी स्टडी की, और उसका जो सार निकला वो ये निकल कर आया है कि सिस्टम साइंटिफिक है, अपने पूरी फिलोसफी रखता है, हिस्ट्री रखता है, और ये परफेक्ट सिस्टम है। हालांकि उनके पास कितना बड़ा वो एक होम्योपैथ होते भी ये भी कह सकते थे कि ये पार्ट होम्योपैथी के, पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर सत्यपाल इज द फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ वेयर द होम्योपैथिक एंड्स, द मैटी सिस्टम और स्पिरिचुअल स्टार्ट फ्रॉम देयर।
दोस्तों इस चीज ने मेरा रुख बदल दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर हनीमैन की जो होम्योपैथिक है वो खत्म होती है, वहां से मैटी सिस्टम और जो स्पर्जिक सिस्टम है वहां से स्टार्ट होता है। उसके अंदर उन्होंने गागर के अंदर सागर भर दिया दोस्तों। इसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। और फिर उन्होंने कुछ एक रिसर्च मेरे साथ की और हमारे साथ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी बदौलत आज हम नंबर 1 और आपके सामने समक्ष हैं। और उसके अंदर ये निकल कर आया कि हम इसको मॉडर्न जो मेन स्ट्रीम है उसको कैसे उसके साथ स्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम इसको मेडिकल डाटा बना सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर आकर हम ये खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम भी सारा रिसर्च रखते हैं, कैसे हम दूसरे सिस्टम की तरह हम भी एक डिफरेंट मेडिकल सिस्टम है दोस्तों। अब उसके पीछे जो बातें जो मेन मेन निकल कर आई, उन्होंने भी पूरे सिस्टम को समझा और उन्होंने भी लिम्फेटिक को माना, उन्होंने भी सैंग्यून को माना, उन्होंने भी नर्वस को माना और उन्होंने भी ये जो नेगेटिव पॉजिटिव को माना और उसको हाइपो और हाइपर से संज्ञा की। और उसके बाद उन्होंने जो D4 को माना और उनको देने का तरीका उन्होंने वही डायल्यूटेड किया कि आप इसको डायरेक्ट देंगे नेगेटिव डिजीज में और इसको आप पानी में देंगे तो आप उसको डायल्यूटेड हो गया और वो कहीं ना कहीं आपका हाइपर डिजीज में आ जाएगा। दोस्तों कितना साइंटिफिक। मैटी जी क्रॉस डॉक्टर सत्यपाल और उसके बाद हमारा ये टीम एक्सपर्ट्स की जो यूके यूरोप टीम आप कह सकते हैं। हमने 44 एक्सपर्ट्स के सामने यहां से लेकर डॉक्टर सत्यपाल तक का पूरा डाटा रखा सामने और मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई और मैंने इस सिस्टम को कम से कम 20 साल स्टडी किया और पूरे सिस्टम के बाद हमने उसके अंदर एक लाइब्रेरी बनाई। वो सब मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। हमने डाटा इकट्ठा किया, एविडेंस बेस्ड हमने बनाया। अब हमने दोस्तों हमारे सामने मुद्दा क्या था, हमारे सामने टारगेट ये था कि दूसरे सिस्टम की तरह एक हमारा सिस्टम एक डायरेक्शन में चले, तभी तो हम कामयाब हो पाएंगे। कोई भी सेक्टर के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर चलोगे, एविडेंस बेस में चलोगे तो ये तो है नहीं कि एक जना कुछ कह रहा है दूसरा जना कुछ कह रहा है, अपनी अपनी थ्योरी चल रही है। तो ये सब हमने हटा दिया। हमने एक थ्योरी रखी है आपके सामने और वो थ्योरी दोस्तों आज की जो साइंटिफिक रिसर्च है 14 कंट्रीज के अंदर जो हम रिसर्च लेके आए हैं, वन डायरेक्शन में जो चल रहे हैं, उसका दोस्तों सीधा सीधा ये डिजीज एंड डोज एंड डोजेस पे आप समझोगे तो आपको समझ आएगी कि डिजीज का डाइजेशन इज द रूट कॉज। और वो 3 तरह के टेम्परामेंट बना, लिम्फेटिक, सैंग्यून एंड नर्वस। और उसके बाद वो मिक्स्ड हो जाता है Na2 दोस्तों। अब ये हमारे सामने आ गया और कैसे वो एक बीमारी जो है हमने उसका डाटा बनाया, लिम्फ की कौन सी बीमारी है, सैंग्यून की कौन सी बीमारियां हैं, नर्वस की कौन सी बीमारियां और मिक्स्ड की कौन सी बीमारी है। उसके बाद जब हम दोस्तों डोज के ऊपर आए तो हमें पता लगा D4 के बाद कोई डोज ही नहीं है और ये पहले से चली आ रही है। तो हमने इसको वहीं रखा कि D4 आपको हाइपो नेगेटिव डिजीज में देना, यानी कि जहां पर लो ब्लड प्रेशर है, लो एनर्जी है, जहां पर जो ऑर्गन कम काम कर रहा है या जहां पर कमी है, वो दोस्तों उसके ऊपर हमने बोला कि D4 आपको देना पड़ेगा। और हमने क्या लिख दिया, हमने साथ में जोड़ दिया कि अनडाइल्यूटेड। हम कहना चाहते थे कि D4 कैसे, यानी कि उसको डाइल्यूट नहीं करना है, उसको डाइल्यूट मत करो, ये कहना चाहते हैं। इसलिए हम अनडाइल्यूटेड लेके आए, इसलिए हम साइंटिफिक स्टडी लेके आए कि D4 का मतलब अनडाइल्यूटेड। समझ आए आपको, याद रहे कि D4 सीधा देना है, उसको पानी में नहीं देना, तब मिराकल होंगे, तब वो डिजीज ठीक होंगी। लो ब्लड प्रेशर जा रहा है, उसको सीधा दोगे तो वो हाई हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऐसा सिस्टम है, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ सारे वर्ल्ड के जितने सिस्टम है कि एक डोज, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि हम उसको समझाने के लिए हमको बता रहे हैं कि अगर आपका खून कम है और ब्लड प्रेशर आपका लो है तो आप एक दवाई खाएंगे तो वो बढ़ा देगी और वही दवाई आप डायल्यूटेड करके खाएंगे तो वो कम कर देगी।
दोस्तों आपका हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के लिए वो सेम दवाई खानी है आपको A1, और वो आपको इंक्रीज कर देगी, और D4। और जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो तो वही डोज जो आपको पानी के अंदर लेनी है, एक गिलास के अंदर 1 ड्रॉप, तो वो आपका जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर देगी। दोस्तों व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ मेडिकल सिस्टम, कितना बड़ा सिस्टम है ये। और इसके मद्देनजर हमने उसको अनडाइल्यूटेड कहा। फिर दोस्तों हमने कुछ सालों तक इसको हम लोग डाइल्यूटेड पानी में कुछ बूंदे डालते थे कि 1 से लेके 5 1 गिलास के अंदर डालें, या 2 गिलास के अंदर डालें, या 3 गिलास के अंदर डालें, तो हमने इसको डाइल्यूटेड कहा। हम कितना समझाना चाहते थे, आप मुझे बता दो कि हमसे पहले किसी ने ये चीजें बताई हो? नहीं। आपके पास हमने कहा कि D4 है, आप उसको अनडाइल्यूटेड देंगे नेगेटिव डिजीज, यानी कि जो बीमारियां कम, जो बीमारियां लो एनर्जी कम है, और D4 को आप पानी के अंदर देंगे जो हाइपर है, जो पॉजिटिव है। आप सारे बुक्स में देख लीजिए साइंटिफिक, तो गलत कहाँ है? आप लोग गलत थ्योरी पे चले गए, हम लोग नहीं, आप देख लीजिए। और उसके बाद अब कहीं पे भी मिक्स नहीं कहा, कहीं पे भी 2-4 दवाइयां आपको मिक्स नहीं करने के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह है। फिर हम लोगों ने कुछ रिसर्च का अपडेटेड किया, हमारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर हमने ये किया कि इसके अंदर अब हम कहीं ना कहीं D12 की जरूरत है, कि हम कितना डाइल्यूटेड करेंगे, कब करेंगे, तो हमने उसको लेके आए, जो रिसेंटली हम लोग हाइपर केसेस में देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आया कि D4 भी आप यूज कर सकते हो, डाइल्यूटेड कर सकते हो, अनडाइल्यूटेड ले सकते हो, लेकिन अगर आपको डाइल्यूटेड देना है तो D4 की जगह आप D12 देकर उसको आप कर सकते हो। पूरा साइंटिफिक है और इसके अंदर मॉलिक्यूल मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता, तो वो एक अलग विषय है, हमारे मेरे वीडियोस में देख लो। अब दोस्तों इसके अंदर भी आप अगर आप जाएंगे तो हमारे पास क्या आया निकल कर, कि हमारा भी एक डाटा है जिसके अंदर हम लिम्फेटिक टेम्परामेंट कहते हैं, सैंग्यून टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट, इसके ऊपर स्टडी हो रखी है। कितनी ही साइंटिफिक स्टडी है कि ये सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और इसका एक टेम्परामेंट है। आप बिल्कुल भूल के मत सोचिएगा कि ये सिर्फ हमारे सिस्टम वाले ही यूज करते हैं, इसका कितनी ही बुक और कितने ही साइंटिस्ट इसको टेम्परामेंट मानते हैं। ये 5000 साल पुराना और आज तक ग्रीक थ्योरी से लेकर आज तक चला आ रहा है, लेकिन उसको मेडिकल रूप देने वाला कहीं ना कहीं मैटी था, उसको मेडिकल रूप के अंदर साइंटिफिक करने वाला क्रॉस। तो दोस्तों एक सिस्टम बना और हम लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया। अब देखिए वो डिजीज के ऊपर चला गया कि डिजीज है, पूरी लिस्ट है हमारे पास कि कौन सी डिजीज कैसे ठीक करेगी आपको, और तभी तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और कौन सी डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती, हमारे पास वो एक लिस्ट बनाई जो हमें दी गई थी, उसके ऊपर हमने, उसके अंदर भी कुछ चीजों पर हमने रिसर्च करके उसको थोड़ा सा मैनेज किया है, ट्रीट कर रहे हैं। ये डिजीज है जो हमें दी जाती है कि आप ठीक नहीं, आप उसको ले नहीं सकते, उसको कहीं ना कहीं मेडिकल डॉक्टर के साथ मिलकर इसको काम करेंगे, तो वो उसको अंदर मैंने पढ़ा और वो बहुत वाकई बहुत नॉलेजेबल चीज है कि अननेसेसरी हम लोग कहीं भी लिख दें हम शर्ती इलाज करते हैं, हम कोई चीज नहीं बेच रहे, हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग एक मेडिकल में आते हैं। वो बात अलग है कि पूरे यूके यूरोप के अंदर या नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर वालों को डॉक्टर कहने का अधिकार नहीं है, या उनको अपने ही मेडिकल सिस्टम्स के को फॉलो करने का अधिकार है। हमारे देश के अंदर हर आदमी को डॉक्टर और कैसे वो बढ़ता है उसके ऊपर भी एक सोचने वाला विषय है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे सामने क्या आया निकल कर कि हम वो ये थोड़ी मैटी से लेकर डॉक्टर सत्यपाल और हम लोग उसी को तो फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर डायलूशन 2 आ गए आपके पास, और होम्योपैथी को देखोगे तो आपके पास पता नहीं कितने हैं, वो अनकाउंटेबल। फिर आप उसको सिम्टम्स पढ़ोगे तो और क्या आ जाएगा। अब दोस्तों ये 2 को आपको कैसे देना है वो भी बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन ही नहीं है कि आपको उसको हाइपो पे देना है और आपको उसको पॉजिटिव पे देना है, कौन सा पॉजिटिव पे देना है और कैसे देना है। एक्यूट लेवल पर हम लोग उसको बार बार देते हैं, फ्रिक्वेंटली डोजेज आ गई, जो कि दूसरी जो पोटेंसी होती है वो अपोजिट काम करती है डायलूशन के। मैंने कहा ना आपको कि वो पढ़ने वाली बात है, हमारे पास विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारे पास स्टडी है। आपको मैं स्वागत करता हूँ कि आप आके पढ़िए डीप स्टडी, कि जहां पर होम्योपैथी खत्म होती है वहां से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आकर आया है कि कौन सी बीमारियां D4 से ठीक होंगी, कौन सी बीमारियां डायरेक्टेड यानी D4 से के बजाय D12 से ठीक होंगी, तो वो एक डाटा बनाया। फिर उसको
फ्रिक्वेंटली कितना देना है। आपकी जो डोजेज आती है उसके अंदर आता है कि आपने उसको 5-5 मिनट में देना है कि 10 मिनट में देना है कि 3 घंटे बाद देना है कि आपको उसको 6 घंटे बाद देना है। दोस्तों कितना साइंटिफिक सिस्टम है। कैसे एक एक्यूट केस के अंदर आपको बार-बार देना है और कैसे क्रॉनिक के अंदर कम हो जाएगा। बिल्कुल, उसको 1 और 2 टाइम्स ही देना है और आज की मॉडर्न साइंस भी ये कहती है। तो ये बिल्कुल एडवांस है और 160 सालों से यही थ्योरी चली आ रही है। उनके जो फाउंडर्स हैं वो अलग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन वो हर सिस्टम में है। हर सिस्टम के अंदर जो फाउंडर है उसको फॉलोवर करके उसको अलग थ्योरी में लेके जाया जाता है, उसको अलग उस सिस्टम में लेके जाता है। तो दोस्तों ये एक सिस्टम एक ऐसा है, बिल्कुल भी हमें फॉलो करना है, नहीं तो हमारा कहीं भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हमको डेस्टिनी जो हमको लेके जाएगी वो हमको कहीं ना कहीं मंजिल नहीं मिल पाएगी अगर हम एक डायरेक्शन में नहीं चले। अब हमारे सामने दोस्तों हमने ये आपको समझाया है कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में चल रहा है और उसके अंदर 2 ही तरह के डोज हैं। दूसरे सिस्टम्स की तरह कंफ्यूजन नहीं है। ये कितना बड़ा बेनिफिट है और वही 2 डोज पर आप आगे चल के डोजेस सेलेक्ट करते हो कि उसको एक्यूट लेवल पर कितना देना है, उसको क्रॉनिक पे कितना देना है और कब उसको नहीं देना है और बंद करना है सिस्टम और कब सारी दवाइयाँ नहीं मिलानी। ये मेरे अलग वीडियोज़ में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सब एक बार फिर से अच्छा लगेगा और कहीं न कहीं मैं ये बहुत डीप स्टडी आपको देना चाहता हूँ। हालाँकि जो ये वीडियोज़ हैं वो आपको बड़े लंबे लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी ज़रूरत है और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।